नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भारत में हरित क्रांति के प्रमुख चरण, इसके स्तंभ कौन कौन से थे, इसकी सफलताएं भारत में क्या हुई और इसके नकारात्मक परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो यह सेशन है, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेपीएससी मेंस प्रतियोगी परीक्षा के जीएस पेपर 5 और कहीं कहीं जीएस पेपर थर्ड से भी यह अंतर संबंधित जाकर के हो जाता है। आज का जो यह सेशन है, न केवल झारखंड लोक सेवा आयोग अपितु विभिन्न राज्य की लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इसके चरण, स्तंभ, सफलताएं और परिणामों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेशन प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि जब 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली, तो उस समय भारत की दशा बहुत ही दयनीय थी। हमारे पास खाने को अन्न नहीं थे और हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य दूसरे देशों से, ब्रिटेन नहीं, अमेरिका और दूसरे अन्य देशों जैसे कनाडा वगैरह से हम लोग गेहूं और चावल का आयात करते थे। तो हरित क्रांति जो है भारत में, यह एक वैश्विक कृषि सुधार आंदोलन था जिसे भारत में लाया गया और भारत के नागरिकों के खाद्यान्न आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और स्वतंत्रता समाप्ति के उपरांत जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है तो हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा भी कहीं ना कहीं इस संकट में पड़ता हुआ दिखाई देता है। और भारतीय सरकार और या भारतीय नीति नियंताओं के द्वारा भारतीय नागरिकों के पेट को भरने के लिए आयातित खाद्यान्नों और विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग के ही सुझाव पर 1961 ईस्वी में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा था। और हम लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं। तो भारत में हरित क्रांति को कृषि गहन जिला कार्यक्रम या आईएडीपी के तहत प्रारंभ में केवल 7 जिलों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। ये 7 जिले कौन कौन से थे? तो जालंधर पंजाब का, अलीगढ़ आपका यूपी, शाहाबाद बिहार, रायपुर आपका हो गया छत्तीसगढ़, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश, तंजावुर आपका आंध्र प्रदेश और पाली जिलों आदि में, ये 7 जिलों में प्रायोगिक तौर पर इसे कृषि गहन जिला कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया जाता है। और यह कार्यक्रम काफी ज्यादा सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम आईएएपी प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत के कुल 32 जिलों को शामिल किया जाता है। और 1965-66 में हाई यील्ड वेराइटीज यानी उच्च उपज दर वाले कार्यक्रम को प्रारंभ भारत में किया गया, जो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो अमेरिका से गेहूं आयात करते थे, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उस कालखंड में अमेरिका की एक सहायता योजना के आधार पर हम लोगों को गेहूं प्राप्त होता था। गेहूं की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब होती थी कि जानवर तक उसे खाना पसंद नहीं करते थे। और हमारे उस समय के समकालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे अपने स्वाभिमान और आत्म अभिमान पर लिया और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। अब इसके स्तंभों की यदि हम लोग बात करें तो पहला स्तंभ था हमारा अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में या हाई यील्ड वेराइटीज। और ये बीजें जो थी, यह उन्नत किस्म की बीजें थी जिसे आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था, यानी वैसी बीजें जिनके जीन में परिवर्तन किया गया ताकि वह अधिक उपज देने में सक्षम हो सके और किसी प्रकार के कीट या
अन्य जो भी हानिकारक जीव जंतु हैं इन पौधों को नष्ट करने में सक्षम न हो सके। और ये जो बीज थी ये सामान्य फसल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक उपज देती थी। और बीजों की ये जो किस्में थी इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये बीजें बौनी किस्म की होती थी, छोटी किस्म की होती थी और कम समय में अधिक उत्पादन करने में ये सक्षम थी। विकास की कम अवधि के कारण ही जब हम लोग देखते हैं कि जब इन फसलों का उत्पादन कम समय में ही कर लिया जाता था तो बाकी रेस्ट टाइम में भी हम दूसरी फसल को अपनी उसी भूमि पर उत्पादित कर सकते थे, जिसके कारण भूमि का उपयोग जो है वह भी लगातार बढ़ता गया और फसल सघनता में लगातार वृद्धि होती गई, क्रॉप इंटेंसिटी लगातार बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त इस फसल सघनता ने भारत में भूमि के ऊपर फसल चक्रण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया और भारत में इसी क्रांति के कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाया भी गया था। और इस कार्यक्रम की यदि हम लोग बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 खाद्यान्न फसल, पहला आपका गेहूं और दूसरा चावल के उन्नत बीजों का उपयोग किया गया और भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसका दूसरा स्तंभ था रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो हाई यील्ड वैरायटीज की बीजें हैं वह फसलों को पोषण देने और कीटों से बचाने के लिए रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का हम लोगों ने प्रयोग दिया, इसे बढ़ावा दिया गया। यदि हम लोग देखें भारतीय मृदा को तो भारतीय मृदा में मूल रूप से नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जो कि एक रासायनिक उर्वरक था। और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि भारत में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का जो परसेंटेज रखा गया वह 4:2:1 के मानक अनुपात में हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की नीति को अपनाया, ताकि जो हमारी फसल है उसका उत्पादन ज्यादा हो सके और मृदा की उर्वरता क्षमता को भी बरकरार रखा जा सके। इसके अतिरिक्त तीसरा स्तंभ था सिंचाई और सिंचाई के लिए पारंपरिक किस्मों की तुलना में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाई यील्ड वैरायटी को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिंचाई के विकास के नवीन उपायों को भी हम लोगों ने अपनाया, जैसे नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। यदि प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत में जो सिंचाई प्रणाली थी वह मुख्य रूप से आपका कुआं हो गया। यद्यपि नहरों से भी बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी, परंतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की नदियों के ऊपर जो डैम बनाए गए उससे नहरों को निकाला गया और इन्हें वैसे क्षेत्रों में पहुंचाया गया जहां पर सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता थी। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिंचाई के नवीन और उन्नत संस्करण भारत में भी विकसित होते गए, इसका भी उपयोग हम लोग करने लगे। इसके अतिरिक्त चौथा स्तंभ है मशीनीकरण। अब कृषि में हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत में कृषि श्रमिक प्रधान रही है, यानी श्रमिकों का उपयोग इसमें ज्यादा होता है और जानवरों का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा कि जहां पर जोतों का आकार जो है बड़ा है, वहां पर कृषि क्षेत्र में विभिन्न मशीनों का उपयोग किया गया, जिसमें ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर और जीरो टिलेज मशीन जैसे विभिन्न आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता आदि को प्रारंभ किया गया, ताकि जो कृषि हो वह एक लाभकारी पेशा बन सके। और इसके लिए सरकार ने
कृषि इनपुट पर सब्सिडी प्रदान की। सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण था कि हम लोगों ने जो भी कृषि इनपुट था, चाहे वो रासायनिक उर्वरक के रूप में हो या बीज के रूप में हो या कीटनाशकों के रूप में हो, इसके लिए हम लोगों ने सब्सिडी देना प्रारंभ किया। और उसके पश्चात जब फसल पककर के तैयार हो गई तो फसलों पर हम लोगों ने न्यूनतम मूल्य, या जिसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई, जिसके कारण भारत फसलों के उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। और हम लोगों ने विदेशों से आयात करने के स्थान पर विदेशों को निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार इन पांचों स्तंभों का उपयोग हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति के दौरान किया गया। अब यहाँ पर हरित क्रांति के विभिन्न चरण को समझने का प्रयास करते हैं कि किस चरण में किस किस चीज को अपनाया गया या किस प्रकार से चरण को आगे हम बढ़ाया गया। तो प्रथम चरण की बात करें यदि हम लोग, तो प्रथम चरण को 1965-66 से लेकर के 1980 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें हम लोगों का जो मूल उद्देश्य था वह भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। और भारत में खाद्य सुरक्षा की तत्काल जरूरतों से प्रेरित होकर के ही हम लोगों ने मैक्सिको, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है, और मिस्र से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने भारत में हरित क्रांति प्रारंभ कर दी। और इस प्रारंभिक चरण में विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में स्थापित कृषि बुनियादी सुविधाएं थी, हम लोगों ने उन क्षेत्रों में ही हरित क्रांति के प्रथम चरण को प्रारंभ किया। विशेष रूप से यदि हम लोग देखें तो पंजाब में नहरों का विकास पूर्व से ही हो चुका था, तो हम लोगों ने पंजाब में प्रथम चरण को प्रारंभ किया और वहां पर ही हम लोग केंद्रित रहे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि जो पंजाब का पड़ोसी राज्य है हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि विस्तारित सिंचाई सुविधाओं वाला और या उसकी पहुंच वाला राज्य था, जहां हम लोगों ने हरित क्रांति के प्रथम चरण में हरित क्रांति को प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं भी कम आती थी, जिनके कारण फसलों को लाभ प्राप्त हुआ, फसलों को सुरक्षा प्राप्त हुई, जिससे वहां के किसानों को तत्काल लाभ प्राप्त हुआ। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना IADP और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जो प्रारंभिक प्रयोग किए गए 1965 से 66 ईस्वी में, तो इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण उच्च उपज वाली किस्मों के लिए एक आधार तैयार किया गया। अब 1974 ईस्वी की बात करें तो इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने हरित क्रांति की गति को काफी बढ़ा दिया और 1950-51 में जहां केवल भारत में 25 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, वह 1965-66 में जब हम लोगों ने IADP और IAP प्रारंभ किया था तो 1965-66 में यह बढ़कर के 33 मीट्रिक टन हो जाता है और 1980 ईस्वी में खाद्यान्न का उत्पादन 100 मीट्रिक टन हो गया। यानी कि जो प्रथम चरण था उसमें हम लोगों को अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई और 1951 की तुलना में 1980 में 4 गुना अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन भारत में संभव हो पाया। और यह संभव हुआ तो हाई यील्ड वैरायटीज के कारण, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आदि के कारण और सरकार के द्वारा कृषि इनपुट पर दिए जाने वाली सब्सिडी और किसानों को उनकी उपज को निश्चित मूल्य पर खरीदने की जो सरकार की नीति थी, इन सभी के कारण भारत में 4 गुना अधिक खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित हो पाया। उल्लेखनीय रूप से हम लोगों ने देखा है कि हरित क्रांति के कालखंड में गेहूं के उत्पादन में आधे दशक के भीतर 2.5 गुना वृद्धि देखी गई। यानी 50 वर्षों में ही हम लोगों ने देखा है, आधे दशक के अंतर्गत यानी 5 साल के अंदर ही 2.5 गुना, 50 साल नहीं, आधे दशक मतलब आपका 5 साल के भीतर ही
2.5 गुना वृद्धि देखी गई है। और इस चरण की सफलता ने भारत में कुपोषण एवं अकाल जैसे मुद्दों से निपटने में भारत की मदद की और भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान की। यहाँ 66-67 में पड़े भयंकर सूखे को भी हम लोग उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन भारत में सूखा पड़ा था, अकाल नहीं पड़ा था, क्योंकि सरकारी अन्न भंडारों में खाद्यान्न उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने विदेशों से भी राहत सामग्री इत्यादि प्राप्त की थी। अब द्वितीय चरण की हम लोग बात करते हैं तो यह 1980 से लेकर के 1991 ईस्वी तक चला और इस चरण में हम लोग देखते हैं कि गेहूं के स्थान पर चावल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और तटीय मैदानों को लक्षित किया गया और इन क्षेत्रों में चावल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस चरण में जो सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई वह पश्चिम बंगाल, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी बेसिन जैसे क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है, जबकि बिहार जैसे क्षेत्रों को इसमें सिर्फ सीमित सफलता प्राप्त हुई थी। यद्यपि इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि भूमि सुधारों को लागू करने में देरी और किसानों के गहरे पारंपरिक विचार जैसी चुनौतियों ने इस चरण के परिणामों को काफी ज्यादा प्रभावित किया था और अपेक्षित सफलता सारे जगहों पर प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए कुछ एक चुनिंदा क्षेत्रों में ही सफलता प्राप्त हुई। अब तृतीय चरण की बात करें जो 1991 से लेकर के 2003 तक प्रारंभ हुई थी, 2003 तक संपन्न हुई। इसके अंतर्गत शुष्क भूमि पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हरित क्रांति के पहले चरण में गेहूं का उत्पादन, दूसरे चरण में चावल का उत्पादन और तीसरे चरण में शुष्क भूमि के भारत के वैसे क्षेत्र जहां शुष्क भूमि की प्रधानता थी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया और शुष्क भूमि के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कपास, तिलहन, दाल और बाजरा सहित फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला में हाई यील्ड वेराइटीज की या उच्च उपज देने वाले बीजों की शुरुआत भारत में की जाती है। यद्यपि इस चरण के जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वह मिश्रित रहे, यानी सभी जगहों पर हमें आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। वहीं इस चरण के प्रारंभ किए गए, इसी चरण में हम लोगों ने देखा है कि भारत में क्या प्रारंभ किया गया, तो वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, जिसका उद्देश्य था कि भारत के उप आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को फिर से पुनर्जीवित करना और उन्हें कृषि के लिए पुनः उपयोग में उन क्षेत्रों का लाया जाना। लेकिन इस चरण में लाभ की बात करें तो लाभ कुछ क्षेत्रों को ही प्राप्त हुआ, जिनमें प्रमुख थे नर्मदा तापी दोआब, तुंगभद्रा बेसिन और आपका भीमा कृष्णा बेसिन जैसे क्षेत्रों तक ही तीसरे चरण की सफलता सीमित रह पाई। वहीं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोगों ने देखा कि संतुलित कृषि विकास की ओर काफी ज्यादा बदलाव देखा जाता है और पारिस्थितिकी स्थिरता था उसे बहाल करने की बात या ध्यान 9वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात केंद्रित किया गया और इस युग में हम लोगों ने देखा कि इंद्रधनुषी क्रांति का जन्म होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, भूरी क्रांति, चांदी क्रांति जैसी विभिन्न लक्षित पहल इसमें शामिल किया गया और कृषि के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का संचालन किया गया और कृषि के साथ साथ जो भी इसके संबंधित क्षेत्र थे वहां पर उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। यदि हम लोग भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित थी। वहीं हम लोग बात करें नीली क्रांति की नीली क्रांति तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मत्स्य के साथ साथ मछली के साथ साथ भूरी क्रांति में उर्वरक के उत्पादन में भी ध्यान दिया गया था। अब 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोगों ने देखा
कि टिकाऊ और समावेशी कृषि विकास पर जोर दिया गया और इंद्रधनुष क्रांति में शामिल किए गए जो भी विचार थे उसको आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ इसके परिणामों के कारण जो हमारी मृदा की उर्वरता में नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा था उसे समाप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से भारत में जैविक कृषि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया और उसे अपनाने का प्रयास किया गया, जिसमें सर्वाधिक सफलता सिक्किम को प्राप्त हुई। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी बना था। अब हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति की सफलताएं और परिणाम के ऊपर। तो भारत में उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि देखी जाती है। पहले हम लोग गेहूं का उत्पादन यदि देखें 1960 में तो यह 11 मिलियन टन था, 1990 में 55 मिलियन टन हो जाता है और 2022-23 में 110.55 मिलियन टन उत्पादन होता है। और उत्पादन में जो यह वृद्धि है यह हरित क्रांति और इंद्रधनुषी क्रांति के परिणाम के स्वरूप हमें दिखाई देती है। वहीं चावल के उत्पादन की बात करें तो 1960-61 में चावल का उत्पादन वार्षिक तौर पर 34.58 मिलियन टन था, जो कि आपका 1990-91 में बढ़ के 74.29 मिलियन टन हो जाता है और 2022 में 196 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन बढ़ गया और हरित क्रांति का प्रभाव हम लोग यहाँ भी देखते हैं। वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन 1961 में 82 MMT था, मिलियन मेट्रिक टन, 2000 में 205 मिलियन मेट्रिक टन हो गया और 2022 में 330.5 मिलियन मेट्रिक टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन भारत में किया गया। यानी हरित क्रांति ने भारत में फसलों के उत्पादन में सकारात्मक रूप से सहयोग दिया और भारत सकारात्मक रूप से लाभान्वित इस क्रांति के परिणाम स्वरूप होता हुआ दिखाई देता है। वहीं हम लोग बात करें तो भारत ने इस क्रांति के कारण वर्तमान समय में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। और हम लोग देखते हैं कि कोविड काल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रारंभ की गई वह योजना 2029 तक लागू रहने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी या उत्पादकता में भी वृद्धि देखी गई। चावल की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो 1960 में 668 केजी प्रति हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़ करके 2.8 हजार केजी प्रति हेक्टेयर हो जाती है। तो यह कहीं न कहीं हाई यील्ड वेराइटीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और विभिन्न प्रकार के सुविधाओं के कारण उत्पादन में या उपज की दर में इस प्रकार की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1970 के दशक की बात करें तो 1970 के दशक तक भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था और इसकी आयात पर निर्भरता काफी कम हो गई थी और यह हरित क्रांति का सबसे सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम हम लोग कह सकते हैं। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो इसी के कारण भारत खाद्यान्नों का आयातक राष्ट्र के स्थान पर एक निर्यातक राष्ट्र बन गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बफर स्टॉक का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या विपदा आती है तो उस परिस्थिति में भारतीयों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। और बफर स्टॉक का जो मेंटेनेंस है यह प्रत्येक 3 महीने पर किया जाता है। अब भारत में जब खाद्यान्नों का अधिशेष उत्पादन होना प्रारंभ हो गया तो हम लोगों ने खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और हम लोगों ने देखा कि जब 2020 में कोरोना फैली तो उस कालखंड में लॉकडाउन जब लगाया गया तो उस कालखंड में इस बफर स्टॉक का प्रयोग भारतीयों के लिए उनके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। चौथा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं कि इससे आर्थिक लाभ हुआ और कृषि क्षेत्र को इस हरित क्रांति से पर्याप्त लाभ हमें दिखाई देता है, जिसके कारण समग्र अर्थव्यवस्था जो थी उसको लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि जब किसानों के पास में
किसान अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो उसके पास में बेचने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होगा। यदि वह खाद्यान्न बेच रहा है तो उसकी आय सुनिश्चित हो रही है। आय जब सुनिश्चित हो रही है तो अपना खर्च काट करके वह कुछ बचत करेगा और इस बचत को वह पुनः निवेश कर सकता है, जिसके माध्यम से भारतीयों में बचत दर बढ़ी और निवेश दर बढ़ती हुई दिखाई देती है। और जो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया था उसमें रोटेशन होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थी उसको लाभ प्राप्त होता गया। अब हम लोग बात करें पूंजीवादी कृषि पद्धतियों का इसके कारण उदय हुआ, तो हरित क्रांति ने भारत में पूंजीवादी कृषि पद्धतियों को जन्म दिया तथा अधिशेष उत्पादन के कारण कृषि क्षेत्र का व्यवसायीकरण और वाणिज्यीकरण हो गया और जो हमारा कृषि क्षेत्र था वह बाजारों से जाकर के जुड़ गया और बाजार के डिमांड के आधार पर हम लोगों ने कृषिगत उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। हरित क्रांति के प्रारंभ करने के कारण सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई सुविधाएं थी उसको प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास किया गया, जिसके कारण गांवों का भी विकास संभव हो पाया और गांव में अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो पाए। हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में नहर, तालाब, कुआं और ट्यूबवेल आदि का विकास काफी ज्यादा हुआ है और इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सड़कों और रेल नेटवर्क की पहुंच जो थी उसे विस्तारित करने का प्रयास किया गया। सड़कों की बात करें तो सड़कें, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया जो एक समय जर्जर अवस्था में थी और किसी भी गांव में जाने में एक काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता था ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को, लेकिन सरकार के द्वारा ग्रामीण पथों का विकास किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों में या प्रत्येक ग्राम की बात करें तो प्रत्येक ग्राम को रेलवे नेटवर्क के कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया गया। एक प्रमुख क्षेत्र जैसे जिला की हम लोग बात करें तो प्रमुख जिलों में रेल नेटवर्क पहुंचाया गया और जिलों की जो कनेक्टिविटी है वह गांवों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त भारत में कोल्ड चेन सुविधाओं का विकास काफी ज्यादा हो गया, जिससे किसान जो थे अपने अधिशेष उत्पादन को कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन फैसिलिटीज में रखने लगे, जिसके कारण जो खाद्यान्न जो सड़ती थी या जो बर्बाद होता था उस बर्बादी को रोका जा सके। भंडारण सुविधाओं के अतिरिक्त बाजार या कृषि मंडियों का विकास भी इस दौर में देखा गया, जहां पर किसान जो थे या तो अपने अनाजों का भंडारण कर सकते थे, अपने कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे या उन कृषि उपजों को बाजारों के माध्यम से बेच सकते थे। तो इस प्रकार के जो बुनियादी ढांचे सुविधाएं थी, इन बुनियादी ढांचे का भी विकास भारत में देखा जाता है और यह हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त भारत जो था वह एक खाद्यान्न या कृषि उपज के आयातक राष्ट्र के स्थान पर अब हम लोग एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आए, जिसके कारण कृषि आयात समाप्त हुआ और राजकोषीय दबाव भी यहाँ पर कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। कारण क्या था कि खाद्यान्न के उत्पादन में, खाद्यान्न के निर्यात में वृद्धि देखी गई और राजकोषीय दबाव यहाँ पर कम हुआ। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि जो महंगी विदेशी मुद्रा यानी जो डॉलर थी उसे हम लोगों ने बचत किया और न केवल बचत किया बल्कि जो निर्यात किया उसका पेमेंट भी हम लोगों ने डॉलर में प्राप्त किया, जिसके कारण जो रुपए की स्थिरता और मजबूती थी वह बनी रही। संसाधनों को और जो संसाधन बचे यानी कि जो हम लोग आयात करते थे खाद्यान्नों का, तो उसमें हम लोगों को अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते थे। अब जो हम लोग आयात बंद कर दिए तो जो पैसे बचे उनका प्रयोग या उन संसाधनों का प्रयोग हम लोगों ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया और इसके माध्यम से हम लोगों ने भारत में गरीबी को समाप्त करने का प्रयास किया। आठवां कारण हम लोग कह सकते हैं
कि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में कि मजदूरी दर में वृद्धि होने लगी, जिससे किसानों को नगद धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई। उनके पास पैसे जो थे वह उपलब्ध होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप बचत दर में वृद्धि होती है और पूंजी निवेश में वृद्धि देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्रीय रूपांतरण संभव हो पाया और हम लोगों का विकास तेज गति से होने लगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। मूल रूप से टीयर 2 और टीयर 3 वाले शहरों का औद्योगिकीकरण होना प्रारंभ हो चुका था इस हरित क्रांति के कारण, जिसके कारण संपूर्ण भारत में शहरीकरण में वृद्धि होती है और लोगों के आर्थिक आय का जरिया भी बढ़ता जाता है। जैसे ही औद्योगिकीकरण प्रारंभ होगा तो न केवल प्रत्यक्ष रोजगार अपितु अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होते हैं और प्रत्येक जो औद्योगिक संकुल होते हैं तो उनसे जुड़े आसपास के जो क्षेत्र होंगे उनका विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है वह मूलतः इन्हीं नजदीक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था। और मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना जब टीयर 2 और टीयर 3 जैसे शहरों में होने लगी तो अगल बगल के जो गांव थे उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगा। कारण क्या था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उपज का ही प्रयोग करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो गांव थी उसका भी विकास होता हुआ चला गया, वह भी कस्बों से शहरों में परिवर्तित होती चली गई और वहां के जो लोग थे उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की बात करें तो 1951 में आज़ादी मिलने के पश्चात जो हमारी जनसंख्या थी उसमें तीव्र गति से उछाल देखा जाता है और 2024 में हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश बन चुके हैं। चीन को हम लोग पछाड़ करके नंबर 1 बन चुके हैं। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भारतीयों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में हरित क्रांति ने सहायता प्रदान की और 60 से 80 के दशक के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो भारत की जनसंख्या थी वह लगभग उसमें दोगुनी वृद्धि देखी गई। यानी सीधा अगर हम लोग बात करें 40 करोड़ थे तो हम लोग सीधा 80 करोड़ पहुंच गए, मतलब 20 सालों में इस कदर हम लोगों की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। अन्य परिणामों की बात करें तो यहाँ भारत में कृषि का मशीनीकरण हुआ, भूमि सुधार यहाँ पर लागू किया गया, भूमि जोतों की चकबंदी की गई, उद्योगों के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत किया गया ताकि कृषि क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो सके। और वर्तमान समय की भी बात करें हम लोग तो भारत की कुल आबादी का 45% जो भाग है वह कृषि या संलग्न क्षेत्रों में ही कार्य कर रहा है। तो इनके लिए आय सुरक्षा स्थापित करने के लिए सरकार ने उद्योगों के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ने का मजबूत करने का भी प्रयास किया। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति ने बहुत सारे लाभकारी कार्य किए, परंतु इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी उभर करके सामने आए जो कि दीर्घकालिक परिणाम थे, जो कि अल्पकाल में दिखाई नहीं दिए या बहुत कम मात्रा में दिखाई भी दिए। तो लाभों के अनुपात में जो हानियां थी वो काफी कम थी, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट मान करके चला गया, शून्य मान लिया गया। परंतु दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम जो थे अब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्या परिणाम हुए हैं उसे हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अब बात करें तो हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को तो मजबूत किया और खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान की, परंतु इसके नकारात्मक पहलू क्या है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पर्यावरणीय क्षति, यानी पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हरित क्रांति के द्वारा उठाना पड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो उर्वरक खपत थी वह 1960-61 में 69,000 टन थी, जो 91-92 में बढ़ करके 12 मिलियन टन से अधिक हो गई, जिसने
पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त पंजाब में भूजल का हम लोग दोहन देखते हैं, यानी भूमिगत जल का जो 1973 में 34% थी, 2008 में यह बढ़कर के 98% हो गई। यानी पहले 100 में से 34 किसान जो थे वह भूमिगत जल का उपयोग करते थे, लेकिन 2008 की बात करें तो यह 98%, यानी 100 में से 98 किसान सिंचाई सुविधाओं के लिए भूमिगत जल का प्रयोग करने लगे। और इसके कारण पंजाब में का जो भूमिगत जल है उसमें भारी धातु जैसे आर्सेनिक, नाइट्रेट और सल्फर आदि का प्रदूषण फैलने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी आपका हम लोग भूमिगत जल अगर निकाल रहे हैं तो भूमिगत जल मेरा इसके नीचे मान लीजिए इस एरिया में यहाँ से निकाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसके रिचार्ज की सुविधा नहीं मिलेगी और ये अपने प्राकृतिक रूप से ही रिचार्ज हो रहा है, तो अत्यधिक दोहन के कारण यह जो इंटरनल मेरा पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल टैंक अगर हम लोग मान लें, जो इंटरनल टैंक है ये टैंक खाली होने लगेगा, क्योंकि रिचार्ज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण जो पृथ्वी के नीचे का जो बेडरॉक है इससे भारी धातुओं का क्षरण होता है और भूमिगत जल जो है वह इन भारी धातुओं के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पंजाब में भूमिगत जल में भारी धातुओं का काफी ज्यादा प्रदूषण देखा जाता है, आर्सेनिक प्रदूषण है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में यानी हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा, क्योंकि फसलों की सुरक्षा, कीटों से सुरक्षा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण था ताकि अधिक उपज प्राप्त कर सके। तो अधिक उपज प्राप्त करने के चक्कर में हम लोगों ने अत्यधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग या पीड़क नाशियों, जिससे कि खरपतवार को हटाया जाता है, तो कीटनाशक और पीड़क नाशक का प्रयोग करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थानीय मिट्टी, जल आदि थी वह सभी इनसे प्रभावित होने लगे और फसलों में कीटनाशकों के अवशेष जो थे वह अनुमत मात्रा या स्वीकृत मात्रा से अत्यधिक पाए जाने लगे। और एक समय जो हम लोगों ने पंजाब को भारत का रोटी का कटोरा कहा, वह पंजाब आज भारत का कैंसर कैपिटल बन चुका है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर इतनी अधिक मात्रा में कीटनाशक और आपका पीड़क नाशियों का प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक घर में कैंसर का पेशेंट दिखाई देगा। और मालवा क्षेत्र से नीचे आपका महाराष्ट्र की ओर एक ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उस ट्रेन को हम लोग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये लोग मुंबई में टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट या कैंसर हॉस्पिटल जो है टाटा का, वहाँ कैंसर का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। और मुंबई जो पंजाब से लोग जाते हैं वो मूल रूप से कैंसर के इलाज के लिए ही उस ट्रेन से मुंबई जाते हैं, इसलिए उसे कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में पंजाब जो है भारत का एक तरह से कैंसर कैपिटल भी बनता जा रहा है। अत्यधिक उर्वरकों का हम लोगों ने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति थी, जो प्राकृतिक उर्वरता शक्ति थी, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई और मिट्टियां जो थी या तो क्षारीय हो गई या लवणीय हो गई। क्योंकि जब हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को वहां पर जल देना होगा, सिंचाई करनी होगी। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 2008 में पंजाब में भूमिगत जल का जो उपयोग था उसमें 98% की वृद्धि देखी जाती है। यानी ये 100 में से 98 लोग क्या करने लगे, भूमिगत जल का उपयोग करने लगे। और जब भूमिगत जल को हम लोग सिंचाई में प्रयोग करने लगे तो कैल्शियम और विभिन्न प्रकार के जो लवण थे, विभिन्न धातुओं के लवण जो थे, सल्फेट हो या अन्य लवण, वो मृदा के ऊपरी परत पर जम गए, जिसके कारण ऊपर की पपड़ी जो थी सफेद हो गई, नमकीन हो गई और वह लवणीय हो गई और उसकी उर्वरता जो थी उसकी उर्वरता में कमी आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं वहां पर मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन में लगातार वृद्धि हो रही है। और पंजाब का जो दक्षिणी भाग है वहां पर मरुस्थलीकरण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
इसके अतिरिक्त अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल के उपयोग में बढ़ोतरी होती गई, जिसके कारण जो भूजल का स्तर था, भूमिगत जल का जो स्तर था, वह सामान्य से काफी नीचे चला गया। और इसके कारण वर्तमान समय की बात करें तो भारत का बहुत सारा क्षेत्र जल संकट की विकराल समस्या से ग्रसित होता जा रहा है। हम लोग दिल्ली में वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि कैसा जल संकट हाहाकार मचा हुआ है। देश की राजधानी की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं, जब राजधानी का ऐसा हाल हो गया है इस जल संकट के कारण, तो उन क्षेत्रों का हम लोग क्या कहें जो कि राजधानी से काफी दूर स्थित है, जिसको देखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। वहां तो मुख्यमंत्री भी हैं, खैर मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो प्रधानमंत्री भी हैं, और जो जेल वाले मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट बाहर में है, तो वो लोग भी वहां पर सही ढंग से जो कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को जल संकट से निजात नहीं दे पा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जल संकट के कारण हम लोग पंजाब में भी देख रहे हैं, भूमिगत जल का लगातार स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। न केवल पंजाब की बात करें, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, प्रत्येक जगहों पर जो भूमिगत जल है वह नीचे लगातार गिरता जा रहा है। और समय है हम लोग जो भूमिगत जल का स्तर है उसे बरकरार रखें, और जो वर्षा का पानी है उसका संरक्षण करना हम लोग प्रारंभ कर दें। अन्यथा आने वाले 10 से 20 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि साल दर साल गर्मी के दिनों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, और इसके परिणाम स्वरूप पानी की जो आवश्यकता है वह लगातार बढ़ती जा रही है। जो नदी, तालाब या जो भी जल के स्रोत हैं लगातार सूखती जा रही हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भूमिगत जल को वर्षा के दिनों में किस प्रकार से रिचार्ज करें, ताकि जो हम जल संरक्षण कर पाएं, और आने वाले भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार से पानी का उपयोग कर पाएं। दूसरा, पर्यावरण के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम है हरित क्रांति का। जैव विविधता को नुकसान पहुंचा। तो हाई यील्ड वेराइटीज के बीजों के उपयोग के परिणाम स्वरूप फसलों के स्वदेशी और पारंपरिक किस्मों को त्याग दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारत की कृषि क्षेत्र में व्याप्त जैव विविधता थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और आनुवांशिक जो विविधता के कारण जो है फसलों का कीटों, बीमारियों और खरपतवारों के प्रति जो संवेदनशीलता है वह काफी ज्यादा बढ़ती गई। अब हम लोग अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर हम लोग पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे। बहुत सारे ऐसे बीज थे कि लगातार उसका प्रयोग हम लोग करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते थे वो निवास करते थे, और दोनों के मध्य यानी फसल और उन सूक्ष्म जीवों के मध्य सहजीवी संबंध होता था। दोनों साथ साथ निवास करते थे, जैव विविधता बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आनुवांशिक विविधता वाले या जो हम लोग आनुवांशिक रूप से परिवर्धित बीजों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए, तो वह सहजीवी संबंध जो कि सूक्ष्म जीवों के साथ फसलों का था वह कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। इसके पश्चात हम लोग देखें सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ा हरित क्रांति का। तो भारत में असमान विकास देखा गया, यानी जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक हुआ तो वहां पर जो आर्थिक विकास था वह काफी ज्यादा हुआ। जो किसान थे वह भी समृद्ध होते चले गए। जैसे हम लोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के जो बड़े और मध्यम किसान थे उनको अत्यधिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है हरित क्रांति के कारण। परंतु बिहार, झारखंड की बात करें तो या उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के जो किसान थे इनमें काफी ज्यादा लाभ हरित क्रांति का नहीं मिला, जिसके कारण संपूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में असमान विकास देखा जाता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि भी होती है। इसके अतिरिक्त हरित क्रांति के कारण किसानों में कृषि ऋणग्रस्तता में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई। छोटे किसानों ने
कृषि उपकरणों और अन्य कृषि इनपुट के लिए स्थानीय महाजनों और साहूकारों से ऋण लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र को ऋण बैंक भी देना पसंद नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो छोटे किसान थे उनको ऋण मिलने में काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती थी, जिससे वो स्थानीय गांव के महाजन, साहूकार, सेठ आदि के चक्कर में पड़ते गए और उन्होंने ऋण लेना प्रारंभ कर दिया ताकि जो कृषि की इनपुट है उसे पूरा किया जा सके, जिसके कारण जो किसान थे वह ऋण जाल के संकट में फंस जाते हैं। कारण क्या था? तो उच्च ब्याज दर, यानी काफी ज्यादा जो ब्याज दर थी उस ब्याज दर पर किसानों ने ऋण लिया और वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। इनकी मृत्यु होने के पश्चात वह जो ऋण था वह इनके उत्तराधिकारी या उनके बेटों के ऊपर आकर के गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते भी हैं कि ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर होती गई। ब्याज इन लोगों ने ब्याज की पूर्ति भी नहीं कर पाए, तो मूलधन की बात तो कहना ही बेकार है। तो किसानों की आत्महत्या में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जाती है। कारण क्या था कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है या मॉनसून जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, सूखा पड़ गया भारत में, फसल बर्बाद हो गई, तो किसानों ने जो ऋण लिया था उसे वह चुकाना न पड़े, उसके दबाव में किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिल्लत भरी जिंदगी कोई जीना नहीं चाहता। और प्रत्येक दिन यदि आपसे कोई व्यक्ति बोले कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो एक दिन आप भी उब करके कोई न कोई गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता ही ऐसी है। क्योंकि प्रताड़ित किया जाएगा, आपको सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा, बोला जाएगा आपके विषय में, तो हमेशा आप नकारात्मक सुनते सुनते आपके विचार भी नकारात्मक हो सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आप नकारात्मक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। वैसे मैं किसानों की आत्महत्या नहीं बल्कि इसे एक इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत हत्या इसे मैं मानता हूं, वो एक अलग विषय है। आइए अब है कि श्रमिकों का विस्थापन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ गया, जिसके कारण उन क्षेत्रों में शारीरिक श्रम की जो मांग थी उसमें कमी देखी गई, जिसके कारण जो खेतिहर मजदूर थे वह बेरोजगार हो गए और उनमें विस्थापन एक प्रमुख समस्या बन गई। क्योंकि अब कोई भी किसान या बड़ा किसान जो था वह श्रमिकों को हायर नहीं करता था, बल्कि उनसे कम पैसे में मशीनों का उपयोग करके अपने फसल का उत्पादन कर सकता था, जिसके कारण श्रमिकों का विस्थापन हुआ और भारत में विस्थापन और प्रवासन एक नवीन समस्या उत्पन्न कर दी उन क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं काफी ज्यादा है, जिसका हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं कि भारत में कैंसर का काफी ज्यादा प्रभाव पंजाब में देखा जाता है। कारण क्या है? तो रासायनिक कीटनाशक और पीड़कनाशकों का उपयोग। इसके अतिरिक्त इन्हीं का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग के कारण त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याएं भी भारत में देखी जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक निर्भरता। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो किसान हैं वह बीज, उर्वरक या कीटनाशकों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर निर्भर हो गए, क्योंकि ये कंपनियां ही इनका सप्लाई किया करती थी। यदि हम लोग बीज की बात करें तो वैश्विक बीज बाजार के 95% भाग पे अमेरिकी कंपनी मॉन्सेटो का अधिकार है और जो किसान है वह मॉन्सेटो के ऊपर निर्भर हो गए। और चमत्कारिक बात क्या हुई यहाँ पर कि जो मॉन्सेटो बीज दे रहा है, आनुवांशिक रूप से जो उन्नत बीज है जो मॉन्सेटो उपलब्ध करवा रहा है, यदि आपने उस फसल के बीज को, उस फसल को संरक्षित करके पुनः उसका बीज के रूप में उपयोग करना चाहा तो आपको फसल की प्राप्ति नहीं होगी। यानी बार बार आपको मॉन्सेटो से बीज खरीदना होगा प्रत्येक साल, जिससे उस कंपनी को लगातार लाभ प्राप्त हो रहा था। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल बीज खरीदने के कारण जो किसानों की लागत थी उसमें लगातार वृद्धि होती गई, लेकिन यहाँ पर जो लाभ था वह लगातार कम होता हुआ दिखाई देता है। यह भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति है वह औसत मुद्रास्फीति से काफी कम
बढ़ती है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, जिससे किसानों को लाभ कम हो गया और जो कंपनियां थी बड़ी बड़ी वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लगी, और हम लोग क्या किए कि जो अपने पारंपरिक बीज थे, फसल थे, उसको त्याग दिया। तो इसके अतिरिक्त सतत कृषि पद्धतियों को हरित क्रांति के क्षेत्रों में नज़रअंदाज किया गया। कारण क्या था कि हमें उत्पादकता बढ़ाना था, और उत्पादकता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया। क्यों? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना हमारी प्रथम प्राथमिकता थी, न कि पर्यावरण संरक्षण को बल देना। तो इसी असंतुलन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नवीन समस्याएं भी उत्पन्न होती हुई दिखाई हमें देती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आहार पैटर्न में बदलाव आ गया। अब खाद्यान्नों में हम लोगों ने चावल और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, और विशेष रूप से मोटे अनाज, ज्वार और बाजरा की कृषि में कमी आ गई, क्योंकि जो एमएसपी का लाभ था वह मूल रूप से खाद्यान्नों को ही प्रारंभ में दिया गया, गेहूं और चावल को ही दिया गया, जिसके कारण मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले जो किसान थे, जिसमें ज्वार और बाजरा, मिलेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसके कृषि क्षेत्र में कमी दिखाई देती है, क्योंकि इसका उत्पादन किसान नहीं करना चाहता था, और सरकार भी खाद्य सुरक्षा में केवल चावल और गेहूं, या जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उसमें चावल और गेहूं ही दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो सरकार ने मोटे अनाजों को भी शामिल किया है खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भी है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सरकार ने श्री अन्न नाम से परियोजना भी प्रारंभ की है, ताकि भारत में मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण जो हमारी पोषण विविधता है उसमें सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़े। परंतु हरित क्रांति के कारण जो मोटे अनाज वाले क्षेत्र थे वहां भी चावल और गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हो गया, जिसके कारण जो नकारात्मक परिणाम हैं हरित क्रांति के वो वहां पे दिखने लगते हैं। अंततः हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य किया, अपितु खाद्यान्न उपलब्धता को भी इसने बढ़ाया, परंतु इसके नकारात्मक परिणामों ने एक चिंता भी उत्पन्न कर दी, जिसे संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इस चिंता को समाप्त करने के लिए जैविक कृषि और पर्यावरणीय अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से समझौता किए बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पर हम लोग एसडीजी गोल में 1, एसडीजी गोल 2 और एसडीजी गोल 13 को मेंशन कर सकते हैं। गरीबी, भुखमरी और पर्यावरण संरक्षण को मेंशन कर सकते हैं। तब हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो हरित क्रांति से संबंधित आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।